नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक विचित्र निर्णय पर, जो कि एमटीपी एक्ट जो है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, उसके बारे में आया है, जिसमें उन्होंने गर्भपात पर कि वो वैध कब तक है, उसकी सीमाएं क्या हैं, उस पर निर्णय देते हुए उन्होंने बलात्कार के दायरे के भीतर वैवाहिक बलात्कार को भी, यानी पति भी पत्नी के साथ बलात्कार करता है, मतलब पत्नी अगर क्लेम कर दे कि मेरे साथ सहमति से ये नहीं हुआ तो उसको बलात्कार माना जाएगा और उसके कारण जो बच्चा पैदा होगा उसको भी ये गर्भपात वाले एक्ट के दायरे में, उस कानून के दायरे में लाए। अब बात यह नहीं है कि वह कितना उचित है अनुचित है, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। बात यह है कि इसके दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम जो है वो भारत की वैवाहिक संस्था पर और सनातनी परिवारों के पारिवारिक संस्था पर और अंततः जो है हमारे राष्ट्र पर और समाज पे उसके बहुत ही विस्तृत जो है दुष्प्रभाव होने वाले हैं। क्या हम उन दुष्परिणामों की तरफ, ये जो एक षड्यंत्र चल रहा है, ये जो जुडिशरी हमारी वोक होती जा रही है, जो वामपंथी तंत्र जिन्होंने विवाह की संस्था को एक तरह से लाइसेंस्ड वेश्यावृत्ति कहा है, उन्होंने कहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, तो क्या इस तरह के निर्णय देश की सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आना क्या उसी तरफ इशारा नहीं करता कि जो लोग हमारे परिवारों की, हमारी संस्थाओं की जड़ें खोदने में लगे हुए हैं, क्या यह निर्णय भी उसी राह पर एक कदम तो नहीं है? आइए आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जो है दबाना ना भूलें। आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि यह निर्णय आखिर है क्या, इसमें ऐसा क्या बोल दिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने कि सोशल मीडिया पर इसके बारे में दो धड़े में लोग बटे हुए हैं। जो फेमिनिस्ट, मतलब बिंदी वाले छद्म नारीवादी, वस्तुतः जो है बड़ी बिंदी वामपंथन गैंग, और ये लोग इसे क्यों इतनी तवज्जो दे रहे हैं, क्यों इसकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा भी है जो कह रहा है कि नहीं, ये जो है एक तरह से षड्यंत्र है, जिसके कारण उसके रिपरकशंस जो है बहुत ही वाइड और बहुत ही विस्तृत होने वाले हैं और इसका विरोध जो है होना चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो मैं आपके स्क्रीन पर भी डालना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है कि इस कानून जो एमटीपी एक्ट है उसके तहत बलात्कार की परिभाषा में मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार भी आएगा और पतियों के द्वारा यौन हिंसा जो होती है वह भी बलात्कार का रूप ले सकती है। इसीलिए मैरिटल रेप के कारण जो अबॉर्शंस होंगे उसे हम लीगलाइज करवा रहे हैं। पत्नियां इसके लिए ऑप्ट कर सकती हैं, उनके पास यह विकल्प है कि वो बच्चे को मेडिकली जो है टर्मिनेट कर सकें। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे कि ये जो वैवाहिक बलात्कार है वो कितना उचित या अनुचित है, लेकिन उससे पहले जस्टिस चंद्रचूड़ के कुछ और रत्न जो हैं, उन्होंने जो उनके मुखारविंदों से जो पुष्प झरे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने और कहा कि बलात्कार का अर्थ सहमति के बिना संभोग करना या शारीरिक संबंध बनाना आता है, और आज के समय में दो पार्टनर्स के बीच, जिसमें पति पत्नी या लिव इन पार्टनर्स हैं, उनके बीच बिना सहमति के संभोग, वह भी एक आज के समय की वास्तविकता है। इस कारण ऐसे मामलों में पत्नियां या लिव इन पार्टनर जो हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, वो गर्भ धारण कर सकती हैं, और इस तरह की कोई भी प्रेगनेंसी जो फोर्स के कारण, बलात् जो है वो महिलाओं के ऊपर आए, उसे हम रेप ही ट्रीट करेंगे। ये सबसे अधिक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है इस निर्णय का। इन शब्दों के साथ, इन वाक्यों के साथ फंडामेंटली उन्होंने एक तरह से वेपनाइज कर दिया है इस कानून को। जैसे दहेज वाला कानून है या घरेलू हिंसा का कानून है, जिसमें आप मेंटल एस्पेक्ट को, इमोशनल एस्पेक्ट को और इन सब को, जो वोकरी जो होती है, और ये वामपंथियों का जो षड्यंत्र है कि विशेषणों का प्रयोग करके, अंग्रेजी के अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, ये भारत की रियलिटी से, भारतीय समाज की वास्तविकता से और हिंदू फैमिली सिस्टम की वास्तविकताओं से, उनकी जड़ों में एक तरह से जो अम्ल वृष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट उनका है वो भी मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूँ, जहाँ वो कह रहे हैं कि
सबसे आवश्यक बात यह है कि किसी भी स्त्री को एक फोर्सफुल प्रेगनेंसी से बचाया जाना चाहिए। अब इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट स्वयं बता दे कि आपने इसमें मेन को या हस्बैंड्स को कहाँ पे प्रोटेक्शन दी है। आपने बात तो कर दिया, क्योंकि ये वही बात होती है प्लेइंग टू द गैलरी। हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, हार्वर्ड में क्या चलता है वो कल मैंने आपको 2 दिन पहले जो हमने एक इंटरव्यू प्रसारित किया था राजीव मल्होत्रा जी की, तो उसमें उन्होंने बताया था, और जस्टिस चंद्रचूड़ पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि वो बार बार हार्वर्ड को कोट करते हैं, और वहाँ पे जिस तरह से जेंडर की पढ़ाई होती है और वहाँ जो वोकनेस का एक कल्चर चल पड़ा है, वो कैसे प्रभावित कर रहा है भारत की इंटेलिजेंसिया को, वो ऐसे स्टेटमेंट्स में देखने को मिलता है। अगर हम एबॉर्शन के, गर्भपात के कानूनों की बात करें तो लगभग 24 राष्ट्रों में यह अवैध माना गया, वहाँ गर्भपात आप करवा ही नहीं सकते। 50 राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पे कुछ थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि रेप के कारण कोई महिला, बच्ची या स्त्री जो है अगर गर्भवती हो जाती है तो उनको अधिकार है कि वो करवा सकते हैं। उसमें भी है कि कितने वीक तक, 24 वीक तक करवाएं, 20 वीक तक करवाएं, या फीटल डिफॉर्मिटी के कारण कि भ्रूण जो है उसमें कोई मेडिकल जो है प्रॉब्लम हो जाए उसके कारण, या फीटस जो है भ्रूण है उसके कारण माता की, उनके जीवन पर अगर संकट आ रहा है तब उसको जो है टर्मिनेट करवा सकते हैं। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, और बाकी कई सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाना एक सर्टेन मतलब चिकित्सकीय परामर्श के बाद जो है अलाउड है। ठीक है, अब एक इसमें जो सबसे बड़ा एक एथिकल प्रश्न उठता है, नैतिक प्रश्न उठता है कि प्री मैरिटल सेक्स जो है वो क्या मतलब, क्योंकि इसमें जो है इस पर्टिकुलर निर्णय में उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि जो अविवाहित लड़कियां भी हैं उनको भी भारत का संविधान जो है लिबर्टी का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और इस कारण उनका अपने शरीर की एनाटॉमी पे, बायोलॉजी पे विशुद्ध अधिकार है, और वो तय करेंगी कि उन्हें गर्भ धारण करना है या नहीं, या अगर उन्होंने कर लिया तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। प्रश्न जब एथिकल होता है, उचित या अनुचित का, तो हम वैश्विक संदर्भों को देखते हैं, राष्ट्रीय संदर्भों को देखते हैं, सामाजिक संदर्भों को देखते हैं कि अभी की वास्तविकता क्या है। ये बात सही है कि प्री मैरिटल सेक्स जो है, विवाह पूर्व संभोग जो है, वो आम हो गया है, सामान्य बात, कम से कम बड़े शहरों में तो यह सामान्य बात हो गई है। और आप कह सकते हैं कि परिवारों में भी, जो इधर के परिवार हैं ऐसे शहरों में रहते हैं, वो हो सकता है कि खुल्लम खुल्ला उसकी एक्सेप्टेंस ना हो, बट वो भी यह बात को, भले इसके साथ एक स्टिग्मा है, तो इस बात को वो जानते समझते हैं कि ऐसा चल रहा है, उनके बच्चे इस तरह के कार्य करते हैं, ये तो है। अब मैं इसे गर्भधारण या प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट जो है उसके साथ जोड़ कर देख रहा हूँ। वहाँ पर जब आप इस तरह से फ्रीडम दे देते हैं, देखिए अंततः ठीक है कि संविधान अधिकार देता है और ये सारी बातें हैं, लेकिन अगर आपने कंप्लीटली एक तरह से कह दें कि फ्री हैंड दे रखा है कि नहीं आप करवा सकते हैं, तो एक जो झिझक हुआ करती थी, जो प्रेमी युगल होते हैं, जोड़े होते हैं, नवयुवक नवयुवतियाँ होते हैं, किशोर किशोरी होते हैं, उन लोगों में हमेशा इस बात को लेके एक डर होता था कि अगर हम ऐसा करेंगे और प्रेग्नेंट हो गए तो क्या। तो इस कारण भी वो लोग इन बातों में इन्वॉल्व नहीं होते थे। अब इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो किसी जगह पे जाएंगे टर्मिनेशन के लिए, तो उनको जो है पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर वो इलीगली करवाते हैं, फिर डॉक्टर को पैसे देने होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो इतना झंझट जब होता है, तो आप कई बार क्या होता है कि शारीरिक स्वतंत्रता एक बात है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं कि मान लीजिए अगर यह एक रोग है, क्योंकि आप टर्मिनेट करवा रहे हैं इसको, एक उस हिसाब से अगर हम देखें कि अगर एक स्त्री यह चुनती है, एक महिला या किशोरी ऐसा चुनती है, तो आप वहाँ पहुँचे ही नहीं, उससे पहले कुछ रोड ब्लॉक्स क्रिएटेड थे, चाहे आप सोशल स्टिग्मा के साथ उसको जोड़ लें, या आसपास जो मतलब
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए उतने उपाय माध्यम उपलब्ध नहीं, उस कारण से तो वो कम हुआ करता था। अब इस कानून ने क्या किया है कि उसको एक तरह से विस्तार दे दिया कि नहीं, जिसको जो करना है वो कर सकते हैं। और मेरी समस्या वहीं पर आती है। अब मैं चर्चा करूंगा कि बलात्कार और वैवाहिक बलात्कार, इन दोनों को आप एक परिभाषा में नहीं रख सकते। सीधी सी बात है कि जब कोई विवाह करता है तो वह यह जानबूझकर करता है, उसे समझ में आता है कि विवाह के बाद वो किस तरह के रिश्ते में जा रहा है या जा रही है। रेप होता है रैंडम इंडिविजुअल, या ठीक है 95% ऑफ केसेज में जान पहचान के लोग होते हैं, लेकिन वो आपका पति नहीं होता, वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप इन दोनों चीज़ों को इक्वेट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट करना हुआ। ये कहने के लिए कि ये भी रेप है और मैरिज है, उसमें कंसेंट की बात आ जाती है, तो फिर जो है उसको भी हम रेप में हम डिफाइन कर देंगे। जब कंसेंट की बात आ जाती है या फिर आप वायलेंस जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रेप जो होता है उसमें वायलेंस की विजिबिलिटी होती है कि आपके ऊपर रेप किया गया है, तो उसके आपके ऊपर दाग होंगे, आपके ऊपर जो भी होता है बॉडीली इंजुरीज जो है, जख्म जो है, घाव आपको दिखते हैं और वो प्रूव किया जा सकता है मेडिकली। लेकिन आजकल ये भी चला हुआ है कि 9 साल से मेरा रेप कर रहा था कोई, विवाह के धोखे में मुझे 7 साल से कोई रेप कर रहा था। मतलब लड़कियां इसे उसी तरह से दुरुपयोग कर रही है ऐसे कानूनों का, जैसे कि विवाह में दहेज वाला कानून आता है, उसका भी दुरुपयोग ही हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट अब्यूज लॉ है कोई तो वो दहेज वाला है। तो उसी तरह रेप वाले में भी कन्विक्शन का रेट बहुत 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 कम है, उसमें भी साबित नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें कानून में यह दे दी गई है कि मेल को जो है प्रूव करना है कि उसने रेप नहीं किया है। और ऐसे मामलों में जब ये लेफ्टिस्ट और वोक वाले डेफिनेशंस आने लगते हैं कि 9 साल से रेप कर रहा था और 12 साल से कर रहा था, इस तरह की चीज़, तो वायलेंस एक रेप का एस्पेक्ट होता है। लेकिन वायलेंस को ये लोग इस तरह से भी अब डिफाइन करने लगे कि नहीं, वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो मेंटल भी होता है, वो इमोशनल भी होता है। मेरे ऊपर इमोशनल वायलेंस हुआ है। जिस चीज़ की विजिबिलिटी आप प्रूव नहीं कर सकते, जिस चीज़ के होने आप किसी भी यंत्र के द्वारा प्रूव नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ और सिर्फ योर वर्ड अगेंस्ट माइंड वाला आ जाता है कि मैंने बोल दिया कि मेरे ऊपर बलात्कार हुआ है, बस हो गया। उसके बाद जो है अगर बोले कि स्कार्स नहीं है, कोई उस तरह का नहीं है, बोले नहीं मैंने अनुमति नहीं दी थी, मेरे कंसेंट के खिलाफ हुआ था, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो मेरा पति था, तो इसको प्रूव कैसे करोगे? ये तो पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं स्वीकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई मामलों में, मैं दहेज के मामलों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने स्वीकारा है कि ये पत्नी का परिवार जो है पति के ऊपर सिर्फ अपना पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए उन्होंने इस कानून का दुरुपयोग किया है। तो क्या आप ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज्ड लॉ है जिसमें आपने हेवली एक जेंडर को जो है वो दिया हुआ अधिक अधिकार कि उसने अगर बोल दिया है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो जो है प्रूव करने का बर्डन जो है मेल के पास हो जाता है। तो ऑलरेडी जो था एक बर्डन में एक लिंग जो है, उसको आपने और भी कर दिया कि विवाह के बाद भी तुम बच नहीं सकते, कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है। तो क्या यहाँ पे इक्वालिटी की बात जो है वो क्या संवैधानिकता उसके समाप्त हो जाती है? ये कुछ प्रश्न हैं जो जस्टिस चंद्रचूड़ से मैं पूछना चाहूँगा और हम सबको इसके ऊपर जो है चर्चा करनी चाहिए। आपको एक आंकड़ा देना चाहूँगा मैं दहेज के केसेस के बारे में कि हर साल लगभग 90,000 से 1,10,000 केसेस पिछले मतलब 10 सालों की अगर हम बात करें, 10 से अधिक ही, मैं वस्तुतः 2006 से बात कर रहा हूँ, तो 90 से 1,10,000 तक के केस आते हैं और उसमें 10,000 केस मतलब अराउंड 10% आउटराइटली गलत साबित होते हैं। मतलब
कन्विक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कन्विक्शन परसेंटेज तो 2006 में 21 था और 2018 में आके 13% पे आ गया है। वो तो एक अलग ही मामला है कि कितना एक्चुअल में साबित हो पाता है, उसका परसेंटेज भी उतना है। लेकिन 10% जो केस है उसमें तो साबित होता है कि ये गलत था। आप समझिए बात को, 10% केसेज में कन्विक्शन गलत होता है और टोटल कन्विक्शन 13% हो पाता है। तो क्या हम उसी राह पर नहीं जा रहे हैं? विवाह जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हिंदुओं में, या ये जो बड़े शहरों में जो फकवडी वाला रिलेशनशिप होता है वो नहीं होता है विवाह। विवाह सिर्फ दैहिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता। इसी चीज को ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं या जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। विवाह की संस्था का औचित्य इन सब से बहुत अधिक है और हमें उस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि इसमें जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो सहमति, कंसेंट जो सेक्स के लिए होता है, वो तो आप विवाह कर रहे हैं तो वो तो इंक्लूडेड है उसमें। विवाह कोई मतलब पत्नी ला रहा है, उसका मूल उद्देश्य संतानोत्पत्ति है, संततियों का प्रजनन है, समाज को आगे बढ़ाने को लेकर है। उसका ये नहीं होता है कि नहीं विवाह कर लिया, आप चिल्ड आउट रहो, तुम अपने में रहो, हम अपने में रहेंगे। विवाह करना ही एक तरह से कंसेंट फॉर लाइफ होता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि 100% केसेज में विवाह जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है और सब कुछ हंकी डोरी चल रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ आप ये कंसेंट वाली बातें घुसेड़ देते हैं या लैक ऑफ कंसेंट घुसेड़ देते हैं, तो ये आप प्रूव कैसे करोगे विवाह में? जिस संस्था का या जिस प्रोसेस का एक हिस्सा संभोग है, आप उसको कैसे प्रूव करोगे कि ये मेरी अनुमति से नहीं हुआ था, इसमें मेरी सहमति नहीं थी? कोर्ट कैसे प्रूव करेगा? मतलब जब वो डिफाइन परिभाषित कर रहा है रेप और मैरिटल रेप को, तो उसको इस बात की भी परिभाषा देनी चाहिए थी कि कंसेंट या उसका लैक ऑफ, दोनों ही परिस्थिति में क्या परिभाषाएं हैं, किस चीज को आप कंसेंट कहते हो? कि वो सुबह उठे और कहे कि रात में मैंने कंसेंट नहीं दिया था, वो 9 साल बाद जो है जाके बोले कि मैंने कंसेंट नहीं दिया था। 4 महीने आपके पेट में बच्चा पल रहा है और वो बोले कि नहीं ये बच्चा मेरी सहमति से नहीं हुआ था। क्या इस कंसेंट में उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, तो क्या उसमें पति का कोई योगदान नहीं है? क्या पति से पूछा नहीं जाना चाहिए कि वो टर्मिनेट करवाए या नहीं? या पति और पत्नी क्या 2 इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें हम इंडिविजुअल के ही रूप में देखें, और चूंकि पत्नी के शरीर में वो बच्चा पल रहा है तो सिर्फ उसका ही अधिकार है उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का? क्या उसके ऊपर, क्योंकि वो एक परिवार का हिस्सा है, तो क्या पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए और वो जाना नहीं चाहता, ऑब्वियस रीजंस हैं उसके। मैं थोड़ी सी चर्चा विवाह की संस्था के भी ऊपर करना चाहूँगा कि हिंदुओं में वस्तुतः हमने देखा है कि विवाह होता है तो एक तो वैसे ही हम मतलब मुहावरे के भी रूप में कहते हैं कि मैरिड फॉर लाइफ, मतलब जन्म जन्मांतर का बंधन है। 7 जन्म की तो मतलब प्रतिज्ञा ली जाती है, शपथ लेते हैं। और वेस्ट में जो है वो तो जंपिंग द ब्रांचेस टाइप की बात है कि पहली बीबी से 3 बच्चे हुए, फिर दूसरी बीबी से 2 बच्चे, फिर तीसरी बीबी से 3, और फिर जो है कैंपिंग करने जा रहे हैं तो कौन किसका बच्चा है पता ही नहीं चल रहा है। आज भी ऐसे समाजों में भी, क्रिश्चियन समाज में भी आप देखेंगे, आप अमेरिकन टीवी शो देखिए या उनकी जो फिल्में आती हैं तो उसमें आप देखेंगे सदैव ही जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि वी हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर्स, 25 साल से हम विवाहित हैं, तो जनता ताली बजाती है खड़े होकर, क्योंकि उनके लिए ये एक अचीवमेंट है
कि एक स्त्री के साथ इतना टाइम निकाल दिए, क्योंकि उनके यहाँ जो ये वोकरी जो आज भारत में आ रही है ना, वो 100 साल पहले आई थी और इसको एक नॉर्म बना दिया गया कि आपका जितना मन है उतने से विवाह करो और संबंध विच्छेद करो। क्या आपको पता है कि सनातन सभ्यता में तलाक का कोई इक्विवेलेंट नहीं है, संबंध विच्छेद जैसी बात ही नहीं है। आप कोई भी किताब उठा लें, कोई भी ग्रंथ उठवा लें, उसमें आपको एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि विवाह के बाद किसी ने अपनी पत्नी को जो त्याग दिया सामाजिक स्वीकृति के साथ। ये यहाँ होता ही नहीं था, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप नहीं कर सकते। जब हम किसी संबंध में पड़ते हैं, मैं नॉर्मल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, संबंध की शुरुआत ही जो ही हम उसमें जाते हैं तो यह एक आंतरिक गठबंधन होता है, जहाँ हम एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, समझौते करते हैं, क्योंकि दो इंडिविजुअल होते हैं, उसमें आपको उसकी कोई बात पसंद नहीं आएगी, उसको आपकी कोई बात पसंद नहीं आएगी, तो एक मिडिल पाथ लेकर कि कुछ चीज़ों में हम उसकी कही बात मानते हैं और कुछ चीज़ों में हम इग्नोर करते हैं, ठीक है वो बात नहीं, इतना मत झुकाओ कि वो टूट ही जाए, और ऐसे करके संबंध बढ़ता है। वही बात विवाह में होती है कि विवाह जब आप करते हैं तो आप कॉन्शियसली, कोई भी व्यक्ति विवाह 2 महीने के लिए नहीं करता है, अनलेस वो ऑब्वियसली दूसरे समुदाय का हो जिसमें अलाउड है इस तरह के चीज़ें, कि बाद में तो वो जो है किसी दूसरे के पास जाके ये सब करवा सकता है। खैर मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं आपको केवल यह बताना चाह रहा हूँ कि इंडिविजुअलिटी जो है, जो व्यक्तिगत होने की हम बात करते हैं कि हम एक व्यक्ति हैं, मेरी सोच, मैं जैसे रहना चाहूँ, उसका एक लिमिट होता है। वो लिमिट जो है विवाह के साथ या किसी भी रिलेशनशिप में आप जाते हैं वहाँ पे वो समाप्त हो जाता है। विवाह यूनियन है, वहाँ पे 2 आत्माएं जुड़ती हैं, कम से कम हिंदुओं में जो विवाह का कॉन्सेप्ट, मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। तो जहाँ पर आप बिना सोचे समझे, या तो सोच समझ लीजिए, जान लीजिए कि भाई विवाह कर रहे हैं आप, तो यू आर गेटिंग इनटू इट फॉर लाइफ, आजीवन आप इस परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। तो या तो आप सोच समझ के उसमें जाइए या फिर जाइए ही मत, क्योंकि यहाँ पर जब मैं यूनियन शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि जब 2 लोग एक युगल बनते हैं, एक जोड़ा बनते हैं, तो फिर वहाँ पे एक का डिसीजन, एक ने कोई भी निर्णय लिया है, वो दूसरे को प्रभावित करता है और उसी के संबंध में वो पूरे परिवार को प्रभावित करता है। पति पत्नी जब यह निर्णय लेते हैं कि हम एक बच्चा पैदा करेंगे, वह किसी दादा का पोता हो सकता है, पोती हो सकती है, नाना के लिए नाती होगी, नानी के लिए नाती होगी, मामा के लिए भांजा होगा, भांजी होगी। तो आप केवल 2 इंडिविजुअल, मतलब ये मशीन नहीं है कि 1+1 करके हम जो है आगे जो है एक और एक मिलके एक और निकाल लें, नहीं। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके व्यक्तिगत निर्णय जो हैं वो पारिवारिक होते हैं और फिर वो सामाजिक हो जाते हैं, तो इतना प्रभाव उनका होता है। इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअल का राइट है बॉडी के ऊपर, ये सब कहना जो है विशुद्ध बकवास है और उसका किसी भी तरह से अनुमोदन जो है नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो वोकरी है और ये लेफ्ट वाले जो हैं वो विवाह को एक लाइसेंस्ड प्रोस्टिट्यूशन, ये वाक्यांश का प्रयोग करते हैं, ये कि लाइसेंसी वेश्यावृत्ति है। हो सकता है उनकी माँ बहनें रही हों ऐसी या उनकी पत्नियां हों, हमारी तो नहीं है। ये जो वोक हैं, लेफ्टिस्ट हैं, उनके लिए हो, उनका निजी व्यक्तिगत या संस्थागत अनुभव ऐसा रहा हो कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं तो उसमें ऐसा ही चल रहा है, लेकिन हमारे में तो इस तरह से नहीं होता है। तो उसी दृष्टि से हर विवाह को देखना और उसमें सहमति और फलाना ढिमका ला के जो है वो घुसेड़ के कि मैं अचानक एक रात जो है लड़की उठे और बोले कि आई एम आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ एज ए मेल,
और मेरे साथ तुमने सेक्स कर दिया तो मेल और मेल का सेक्स तो क्रिमिनल है, फलाना, इस तरह की चीज़, ये सब भी हो सकता है कि बीच सेक्स में जो है लड़की जो है जेंडर बोल दे कि मेरा चेंज हो गया, अब से मैं लड़का आइडेंटिफाई कर रहा हूँ या ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, अपने आप को बर्ड फील करने लगे, तो क्या करोगे आप? जब इतनी वोकरी में जाने जाओ उधर भी, और फिर देखना किस तरह की मतलब क्रांति जो है वो आती है और उसको कैसे कोर्ट और पुलिस हैंडल कर पाएगी। एक बात जो मैं बहुत गंभीरता से बोलने जा रहा हूँ उस पर मैं चाहूँगा कि आप ध्यान दें कि संभोग जो है केवल आनंद के लिए नहीं होता है। रिप्रोडक्शन जो है, प्रजनन जो है, वो एक दुर्घटना नहीं होती है। हाँ, हम अपने आसपास जब देखते हैं हम इस बात की गंभीरता को नहीं समझते हैं कि हम जब इंडल्ज हो रहे होते हैं अपनी संतति के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए, जब हम सेक्स कर रहे होते हैं तो उससे जो संतान पैदा होगी वो एक तरह से समाज और राष्ट्र का निर्माण करेगी। इतना गंभीर विषय है और ये एक प्रोडक्ट ऑफ प्लेजर बन जाता है, आपके आनंद का उत्पाद बन जाता है, आप सोचते भी नहीं हो वो हो जाता है। यही कारण है कि समाज का जो है मतलब नैतिकता का और बाकी हर मूल्य का क्षरण हो रहा है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। जो चीज़ आप मातृत्व के बारे में सोचिए, क्योंकि ये जो अबॉर्शन की बातें हो रही वो बिल्कुल मातृत्व से जुड़ी हुई है। एक माता के अंदर जब एक भ्रूण निषेचित होता है तो एक ब्रह्मांड पल रहा होता है। वो वास्तव में अगर आप भगवान में आपकी आस्था है, देवी में आपकी आस्था है, तो स्त्री देवी का स्वरूप होती है, क्योंकि वो एक रचना कर रही होती है अपने भीतर। इस चीज को एक आर्ग्यूमेंट के कारण कि सुबह उसका मूड खराब है या 10 दिन बाद उसका मूड खराब हो गया, वो जो है अचानक से बोले कि नहीं ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए और मैं इसको टर्मिनेट करवाऊंगी, मुझे भारतीय संविधान जो है इसकी आज्ञा देता है, अनुमति देता है। तो आप सोचिए उस पिता का क्या, उस दादी का क्या, उस दादा का क्या, नाना का कि नानी का क्या, जो संतान की प्रतीक्षा में थे। क्या इतने लोग इम्पैक्टेड नहीं हैं? फिर वो इंडिविजुअल का डिसीजन कैसे हो जाता है और वो प्रूव कैसे करेगा बेचारा कि नहीं ये लड़की झूठ बोल रही है? ये भारत को तोड़ने वाला वही विखंडनकारी शक्तियां जो हैं उन्हीं का ये पूर्णतः एजेंडा है, क्योंकि हिंदू परिवारों ने यहाँ पर दो सबसे बड़े मजहबी और रिलीजियस जो इन्वेजन्स हुए, अतिक्रमण हुए, आक्रमण हुए हैं, उनको रोका है। फाइनल फ्रंटियर थे। 200 साल के शासन के बावजूद औपनिवेशिकता रही, दासत्व रहा, उसके बाद भी हम जो है एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र हैं। इस्लाम इतने समय तक कुछ क्षेत्रों पर राज करता रहा, फिर भी हम बचे हुए हैं। पूरा का पूरा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका देख लीजिए कि ये दोनों जगहें जिनकी अपनी रीतियाँ रिवाज थे, वो सब भी उपनिवेशवाद और मुगलिया आक्रमण के चक्कर में, मुगलिया ने माफ़ कीजिएगा, इस्लामी आक्रमण के दमनकारी शक्तियों के नीचे आए थे और उनका पूरा का पूरा राष्ट्र जो है अपनी पहचान खो चुका। भारत बचा रहा। क्या कारण हो सकते हैं? हमारी धार्मिकता, हमारी पारिवारिकता, यही वो कारण है कि हम बचे रहें। और उसी पर आज अलग अलग संस्थाओं के सहायता से उस पर चोट की जा रही है, जहाँ पर कि विवाह को जो है एक तरह से इनवैलिड करने की कोशिश की जा रही है कि लोग विवाह को गंभीरता से ना लें कि अरे करेंगे 3 महीना रहो फिर चले जाओ। एलिमनी का सिस्टम है और इतनी चीज़ें हैं इसमें जो पूर्णता मतलब ऐसे ऐसे वर्डिक्ट आए हैं
कि लड़की काम कर रही है, पैसा कमा रही है, फिर भी जो है पति को बोला जा रहा है कि नहीं तुम उसका मेंटेनेंस दो। ये एक मनी मेकिंग वेंचर बनता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी स्त्रियां ऐसा करती हैं, लेकिन कई मामलों में ऐसे कानूनों का दुरुपयोग होता है। पुरुष कहाँ जाएगा फिर? उसके लिए क्या रेमेडी है? फेक केस जब मैरिटल रेप का हमारे ऊपर डालेगा, हम कहाँ जाएंगे? और बाद में 10 साल तक जो ये तुम्हारा जो सिस्टम है, 5 करोड़ केस पेंडिंग है, हमारा नंबर कब आएगा? कितने सालों के बाद उस पर सुनवाई होगी? तो वो जो मानसिक तनाव से हम गुजरे, आर्थिक विपन्नता की स्थिति आ गई है हमारे ऊपर, उसको कौन कंपनसेट करेगा? जस्टिस चंद्रचूड़? ये वो प्रश्न है जिसका उत्तर हमें चाहिए, पुरुष समाज को चाहिए, जिन्हें एक तरह से ये वोकरी का जो चल रहा है उसके कारण पूरा सामाजिक ताना बाना जो है छिन्न भिन्न करने की योजना बनाई जा रही है। ऐसे पारिवारिक तंत्रों का, वैवाहिक तंत्रों का, इन पर इस तरह से संस्थागत तरीके से आक्रमण करना, हमारी जो एक सामूहिक बुद्धि विवेक हमारा रहा, जो परंपरा है वर्षों से, सदियों से चली आ रही है, उस सब को विलुप्त करने की, उन सब को बर्बाद करने की ये सब वही षड्यंत्र है। ये हमारी शिक्षा से नैतिकता को अलग कर दिया गया है। हम सिर्फ तकनीक सीख रहे हैं, मोरालिटी, एथिक्स ये सब कहीं नहीं है उसके लिए जगह। पूरा शिक्षा तंत्र जो है नौकरी के लिए जॉब ओरिएंटेड हो चुका है। धार्मिक शब्द, धर्म से जुड़े प्रतिमान, धर्म से जुड़ी जगहें या तो गायब हो गई या मतलब उसको पर्यटन का क्षेत्र बना दिया गया है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो उसमें जो है मुसलमानों को जाना है। क्यों भाई? यहाँ पे अचानक से सेकुलर हो जाता है मुसलमान। बाकी समय हिंदू देवी देवताओं का उपहास करो। काफिर हैं तो दिन में 5 बार बोलो कि हम काट देंगे, मार देंगे, जो भी है, और अचानक से गरबा में तुम्हें इंटरेस्ट हो जाता है। क्यों? उन्हें कौन घुसा रहा है, कौन इनेबल कर रहा है? यहाँ पर गंगा घाट पे ये क्या करने जाते हैं? ये सब संस्थागत तरीकों से, उसी माध्यम से हमारे सामाजिक ताने बाने को, जो हमारी पारिवारिकता है, फैमिली नाम का एक तंत्र जो है, उसको तोड़ने का ये षड्यंत्र है। हमारे जीवन से धीरे धीरे एजुकेशन के कारण कह लें, या जो बाकी के संदर्भ हमारे दाहिने बाएं उपस्थित हो रहे हैं उनके कारण, पूजा पाठ, धार्मिकता, हमारी धार्मिक तौर तरीके, ये सब हमारे जीवन से हम विस्मृत करते जा रहे हैं। हमारी स्मृति से लोप हो चुका है उनका। परिवार ही वह संस्था है जो अभी भी एक गोंद की तरह हमें जोड़े हुए है। मैं भारतीय संदर्भ में बोल रहा हूँ, क्योंकि आज भी परिवार में बाप जो है बेटे के ऊपर जोर से चिल्ला नहीं सकता। वो सम्मान जो है अभी भी उसी पारिवारिक हायरार्की के कारण बची हुई है। हाँ ठीक है कि दिल्ली में मैंने देखा है कई परिवारों में बाप को गालियां देते हैं बेटे, लेकिन वो अपवाद है। मूलतः अभी भी अधिकांश, मतलब ये कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अभी भी परिवार नामक संस्था में एक दूसरे के लिए सम्मान की गुंजाइश बची हुई है। इसी कारण हम भी एक हिंदू समाज के तौर पर बचे हुए हैं। यही वो बेसिक स्ट्रक्चर है, वही बुनियादी ढांचा है, आधारभूत ढांचा है ये परिवार का तंत्र, जो अभी तक बेयर बोन्स पे हो जाने के बाद भी, मैंने बताया आपको कि शिक्षा से मोरालिटी हटा दो, व्यक्ति से उसका चंदन, कलावा ये सब छीनकर अलग कर दो, जनेऊ पे हमले करो, ब्राह्मणों को एविल बता दो, शैतानी बता दो, ये सब हम झेल रहे हैं। फिर भी परिवार वो एक ढांचा है
जिसके ऊपर हम रक्त मांस मज्जा ये डालकर फिर से शरीर को जो है हम स्वस्थ कर सकते हैं। इसी कारण इस अंतिम ढांचे पर भी इस तरह के लगातार जो है हथौड़ों से लगातार आक्रमण हो रहे हैं कि वो ढांचा भी टूटकर बिखर जाए। आज एक अच्छी बात हुई है आजकल में कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी प्रोसेसेज हैं, जो भी केस चल रहे हैं, वो लाइव आप देख सकते हैं। हमें और आपको अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ये निर्णय लिया है, उसका उपयोग करना चाहिए, हमें देखना चाहिए और मुखर होकर हर व्यक्ति को ऐसे किसी भी निर्णय पर अपना विचार रखना चाहिए। जब तक हम और आप न्यायपालिका की आलोचना नहीं करेंगे, तब तक ये इस तरह के वाहियात निर्णय जो है आते रहेंगे। आलोचना का उसका महत्व होता है और उसका प्रभाव पड़ता है, यह हमने देखा है। पीएफआई बैन हो रहा है, उसके बाद रज़ा एकेडमी भी बैन होगा, इसी तरह और भी काम होंगे आगे। अगर सामूहिक शक्ति के साथ इस तरह के कार्य किए जाएं तो उसका प्रभाव पड़ता है। लोग अवचेतन स्तर पर इससे जो है इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं और उसके बाद वो निर्णय सुनाते हैं। 10-10 दिन मतलब हिजाब के ऊपर चलता है इंटरप्रिटेशन के लिए कि नहीं, कुरान का इंटरप्रिटेशन क्या है, फलाने एक्सपर्ट को बुलाओ, ढिमका। और तुम जो है ये इस पे किस एक्सपर्ट को बुलाए? तुमने जो रेप और मैरिटल रेप कह दिया, ये तो वही बात हो गई ना कि जज अपने विजडम से जा रहे हैं, बाकी समय में उनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए और इस पे तुम अपना दिमाग लगा। किस सोशियोलॉजिस्ट को बुलाया आपने? आपके पास क्या डेटा है मैरिटल रेप को लेके? कितने जगह पे आपने मतलब प्रूव किया है? बहुत ही कम राष्ट्रों में मैरिटल रेप जैसी कोई व्यवस्था है, वो भी वही राष्ट्र हैं जहाँ ये वोकरी चल रही है, वहीं पे है ये। आपने इसको इंक्लूड कर दिया, वो भी एक रैंडम दूसरे एक्ट में इसको जो है आप ले आए। इस सब पर दोस्तों चर्चा होते रहनी चाहिए। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो अलग अलग तरह से हमारे परिवार की संस्थाओं पे, हमारी माताओं पर, मतलब एक तरह से ये खुला हाथ दिया जा रहा है कि आप जितनी मतलब अश्लीलता फैला सकते हो फैलाओ। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि स्त्रियां ही इस तरह के काम कर रही, नहीं। ऑब्वियसली जब कोई प्रीमैरिटल सेक्स करेगा उसमें मेल भी होगा, फीमेल भी होगा। जब इस तरह के निर्णय आते हैं तो आप समाज को इनेबल कर रहे होते, आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, तो आप उनको एक रास्ता दिखा रहे होते कि जाओ बेटे, हमने तुम्हें मतलब तुम्हें सारा प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि तुम मतलब सेक्स अनप्रोटेक्टेड कर लो, विवाह से पहले कर लो, और अगर बच्चा हो गया तो तुम उसको गर्भपात भी उसका करवा सकते हो। उसके लिए तुम्हें जो है वैध तरीके जो है तुम्हारे सामने उपलब्ध है। इस पर आगे कुछ होगा तो फिर हम चर्चा करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में अपनी राय भी लिखें ताकि हमें पता चले कि कितने लोग इस तरह के विचार, जो मेरे विचार हैं, उससे सहमत हैं, कितने लोग जस्टिस चंद्रचूड़ के विचारों से सहमत हैं, और कितने लोग वास्तव में परिवार नामक संस्था को, विवाह की संस्था को लेकर गंभीर हैं और वो यह मानते हैं कि इस तरह के निर्णय उसकी जड़ों में एसिड डालने जैसा है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।